चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों से बड़ा खुलासा। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रकाशित किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनाव आयोग को 12 मार्च को ये आंकड़े सौंपे थे। आंकड़ों के अनुसार, जो अब ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोयंबटूर स्थित कंपनी फ्यूचर गेमिंग व होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़ा दानदाता के रूप में सामने आया। फ्यूचर गेमिंग की स्थापना 1991 में लॉटरी किंग ऑफ इंडिया सैंटियागो मार्टिन ने की थी। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2019 से खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल मूल्य का आधा हिस्सा 23 कंपनियों का है। कोयंबटूर स्थित लॉटरी सेवा फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शीर्ष खरीदार है। ईसीआई द्वारा प्रकाशित सूची में 12,155.51 करोड़ रुपए के बॉन्ड का विवरण दिया गया है, जिसे लगभग 5 वर्षों में 1,300 से अधिक कंपनियों द्वारा खरीदा गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1,368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इस तरह यह 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान करने वाली अकेली कंपनी है। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायतों पर निचली अदालत की ओर से जारी समन को सत्र अदालत में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कोर्ट ने 16 मार्च का समय दिया है। इसमें छूट की मांग कर उन्होंने याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने समन वाली याचिका पर राहत देने से मना कर दिया है। अब मुख्यमंत्री को 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किए जाने के पहले आदेश के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने बृहस्पतिवार को केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनी। निचली अदालत ने ये आदेश 7 फरवरी को जारी किया था। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें शुक्रवार को सुनेंगे। इस आदेश के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था। सिपाही भर्ती का पेपर में हुआ खुलासा। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 3 लोगों को एसटीएफ ने गाजियाबाद से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों पेपर लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्होंने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ मिलकर वेयरहाउस से पेपर की फोटो खींची थी और इसे लाखों रुपए लेकर बेचा था। एसटीएफ आरोपी राजीव की अभी तलाश कर रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि प्रयागराज के अभिषेक कुमार शुक्ला, मिर्जापुर के शिवम गिरी और भदोही के रोहित कुमार पांडे अहमदाबाद की टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने वेयरहाउस में रखे पेपर के बक्से का कब्जा खोलकर आईफोन से फोटो ली थी। राजीव नयन ने बक्सा खोलने में माहिर पटना निवासी डॉक्टर शुभम मंडल को बुलाया था, जिसे एसटीएफ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पेटीएम फास्टैग की समय सीमा हुई खत्म। पेटीएम फास्टैग को किसी अन्य फास्टैग में बदलने की समय सीमा शुक्रवार 15 मार्च को खत्म हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अधिकृत सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में उपयोग प्रतिबंधित करने के बाद नया फास्टैग हासिल करने की समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दी थी। समय सीमा समाप्त होने के साथ कई यूजर सोशल मीडिया पर पेटीएम फास्टैग खाते बंद करने में आ रही समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो मौजूदा यूजर्स यह बैंकों से नया फास्टैग नहीं खरीद पाएंगे। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर अपने खाते में रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को टॉपअप की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। एक बार खाता बंद हो जाने के बाद पेटीएम शेष राशि को ग्राहक के जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा। केंद्र सरकार ने नई ईवी नीति को दी मंजूरी।
भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत इच्छुक कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करनी होगी, जिसके लिए न्यूनतम निवेश 4,150 करोड़ रुपए होगा। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार 15 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बेनिफिट्स उठाने के लिए दिशानिर्देशों और पात्रता को स्पष्ट किया। कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जो भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करने और स्थानीय रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करने के लिए 3 साल की समय सीमा का पालन करने का वादा करता है, उसे ईवी पर आयात कर में कटौती मिलेगी। हालांकि यह नीति ईवी निर्माताओं को 1 वर्ष में अधिकतम 8,000 इलेक्ट्रिक कारों को भारत लाने की अनुमति देती है। पात्रता मानदंड के तहत ईवी निर्माता को कार बनाने के लिए स्थानीय बाजारों से 35% कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर उठापटक खत्म होने से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना की तारीख आ गई। इसे देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा लिया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के 12 और जनता दल यूनाइटेड के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत बिहार में मंत्रियों की संख्या 30 हो गई। जय श्री राम के जयघोष के बीच राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ। इसी साल 28 जनवरी को नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के जनादेश की ओर वापसी करते हुए एनडीए सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। उनके साथ भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री बने थे। उनके साथ जदयू के 3 मंत्री बने थे। इनके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के 1 और 1 निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। समाजवादी पार्टी ने की उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सूची में सपा ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। इससे पहले सपा 31 नामों का ऐलान कर चुकी थी। चौथी सूची के बाद से अब यह संख्या 37 हो गई है। हालांकि यह संख्या वास्तविकता में 35 है, क्योंकि इंडिया गठबंधन होने के बाद वाराणसी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, तो पार्टी को वहां से अपना उम्मीदवार हटाना होगा। इसके अलावा संभल से सांसद रहे शफीकुर्रहमान बर्क का निधन हो गया है। पार्टी ने उनके निधन से पहले उनके नाम का ऐलान कर दिया था, तो ऐसे में अब वहां भी उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी। यह देखना रोचक होगा कि बर्क की जगह पर सपा किसके नाम पर मुहर लगाती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी शनिवार को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कल की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं, यह भी कल साफ हो जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान को ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में 7 चरण में मतदान हुआ था। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हुआ, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल नहीं करेंगे कर्मी। देश में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए)
के पदाधिकारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 1 मई से देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। एनजेसीए द्वारा केंद्र सरकार को हड़ताल का नोटिस देने के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। 14 मार्च को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में हड़ताल पर जाने का निर्णय रद्द कर दिया गया, यानी अब केंद्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हालांकि ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे कई कर्मचारी संगठन एनजेसीए के निर्णय से खुश नहीं हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में एआईआरएफ के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा, एनएफआईआर के गुमान सिंह, कन्फेडरेशन की तरफ से रूपक सरकार, आईएनडीडब्ल्यूएफ के आर श्रीनिवासन, एआईडीएफ के श्री कुमार और ऑल इंडिया अकाउंट्स एंड ऑडिट एसोसिएशन के तपन बोस शामिल हुए थे।